क्वेश्चन क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन करवाएंगे अलग से, आप लोग करते रहो, ठीक है, अपने तरफ से करते रहो। हम भी मशीन छोड़ेंगे नहीं, पूरा क्वेश्चन कराएंगे मशीन का, ठीक है। हम लोग को कम क्वेश्चन करवाए हमारे दिमाग में है। आगे सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, आप शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, मेरा इंटरनेट रिचार्ज खत्म हो गया, तब करवाए फोन करके, तब अभी फिर उन लोगों को आए लाइव। कंचन, पीयूष, शिमांगी, संध्या, ऋषभ, नीतीश, अभिषेक, अभिषेक, वीडियो ऑन करो, तुम लोग वीडियो ऑन करो। हाँ गई सब, लग रहा है कि हाँ वाह। संध्या, कंचन, ये सब लग रहा है कि हाँ कंचन से ठीक है। अभिषेक, यूट्यूब पर तुम ही होते हो क्या? अच्छा, बेसिक बेसिक वाले क्लास में नहीं? हाँ अभी अच्छा, तुम यूट्यूब पर अभी गुप्ता के नाम से। चलो शुरू किया जाए, लेट्स स्टार्ट। लिखिए, पहले ऐसे टॉपिक का नाम दीजिए, सिंगल एज इंडक्शन मोटर। इसमें शुरुआत में कुछ चीजें समझने वाला है, तो उसको समझते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? सिंगल फेज सप्लाई देते हैं कहां पर? स्टेटर में, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज वाइंडिंग होता है, स्टेटर पर रखा होता है, और उसमें हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे पहला, सिंगल फेज, सिंगल फेज वाइंडिंग which is also called main winding, also called main winding, main winding placed on stator, placed on stator, in which a single phase supply is given, जिसमें हम लोग क्या देते हैं? एक सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। चलो अगले पेज पर बनाते हैं इसको। इस पॉइंट को लिख लीजिए पहले, a single phase winding also called main winding placed on a stator in which single phase supply is given, जिसमें हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। क्या हाल चाल पीयूष? चलो देखो, अब ध्यान देना है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो।
देखो, जैसे ये मान लेते हैं हम लोग, ये है हमारा रोटर, दिस इज द रोटर, ये रोटर है, और यहाँ पर ये है कोई सिंगल फेज वाइंडिंग, इस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं मेन वाइंडिंग, ये है मेन वाइंडिंग, और ये मेन वाइंडिंग कहाँ पर रखा होता है? तो ये मेन वाइंडिंग कहीं स्टेटर पे रखा होता है, ठीक है। सिंगल फेज वाइंडिंग होता है, सिंगल फेज वाइंडिंग होता है मेन वाइंडिंग, और इस सिंगल फेज वाइंडिंग में लोग सिंगल फेज सप्लाई दे देते हैं। उस सिंगल फेज सप्लाई के वजह से इसमें कुछ इस तरह से एसी करंट, सिंगल फेज एसी करंट हमारा फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस मेन वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई देंगे, करंट आएगा, मान लेते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारा, आई एम कॉस ओमेगा या फिर आई एम साइन ओमेगा, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम कॉस ओमेगा टी करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू सिंगल सप्लाई। यहाँ पर क्या है हमारा, एक सिंगल फेज सप्लाई, यहाँ पर है सिंगल फेज सप्लाई। अब जैसे ही इस वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा, इस मेन वाइंडिंग का यहाँ पर क्या आएगा, एमएमएफ आएगा, इसका एमएमएफ मेन वाइंडिंग का, ये हम लोग मान लेते हैं एमएमएफ कितना है, F1 है एमएमएफ, इसका नंबर ऑफ टर्न कितना है, N है, ठीक है। तो कितना एमएमएफ आएगा, एमएमएफ यहाँ पर लिख लेंगे, एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय मेन वाइंडिंग, एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय मेन वाइंडिंग कितना आएगा बताइए, मेन वाइंडिंग में कितना एमएमएफ आएगा, F1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न N, और कितना करंट है इसमें, आई एम कॉस ओमेगा टी, इतना एमएमएफ आएगा हमारा मेन वाइंडिंग। अब इस मेन वाइंडिंग के एमएमएफ को किसी भी एंगल थीटा पर देखना हो, जैसे मान लो कि ये कोई हमारा रेफरेंस एक्सिस है, दिस इज द रेफरेंस एक्सिस, इस रेफरेंस एक्सिस से किसी एंगल थीटा पर हमें मेन वाइंडिंग के एमएमएफ को देखना हो, ये है एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा पर इस मेन वाइंडिंग के एमएमएफ को हमें देखना हो कि कितना होगा, ठीक है। मेन वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई दिए, इसके वजह से मेन वाइंडिंग का एमएमएफ आ गया। अब वो मेन वाइंडिंग का एमएमएफ किसी भी एंगल थीटा पर, रोटर के किसी भी एक पोजीशन पर, यानी किसी भी एंगल थीटा पर मेन वाइंडिंग एमएमएफ कितना होगा, वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ मेन वाइंडिंग एमएमएफ along थीटा, थीटा के along मेन वाइंडिंग का एमएमएफ का वैल्यू क्या होगा, तो कितना होगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफएमडब्ल्यू से। एफएमडब्ल्यू का वैल्यू बताइए कितना आएगा, मेन वाइंडिंग का एमएमएफ जो F1 है, ये किसी एंगल थीटा के अलोंग इधर कितना आएगा, यही आएगा F1 cos थीटा, F1 का कंपोनेंट अलोंग थीटा F1 cos थीटा,
इसी को एफ एम डब्ल्यू से लिख रहे हैं, कितना के इक्वल F1 cos थीटा। इसको लिखो आप लोग। ठीक है कंचन, समझ में आ रहा है? पूरा आ रहा है? हिमांगी, संध्या, ठीक। मौसम कैसा है इलाहाबाद में? गर्मी बहुत है। हालत खराब हो जा रहा होगा अभी इस टाइम में। बहुत केयरफुल रहना है, अभी बहुत तबीयत खराब हो रहा है लोगों का। मेरा खुद देखो, अभी फिर से एक गले में खराश हो गया है पूरा, गला खराब हो गया है। ये बात समझ में आया? समझ में आया क्या मैं क्या कहने जा रहा हूँ? देखो, स्टेटर पे रखा हुआ है मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग में हम लोग दे दिए एक सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है, जिसके वजह से इस मेन वाइंडिंग का एमएमएफ आ गया। अब इस मेन वाइंडिंग के एमएमएफ को रोटर के किसी भी पोजीशन पर, थीटा क्या है बताइए, थीटा क्या है? जैसे रोटर घूमेगा, थीटा हमारा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? थीटा बदलेगा कंचन? जैसे जैसे रोटर घूमेगा थीटा बदलेगा, ठीक है। तो किसी भी एंगल थीटा पर, यानी रोटर के किसी भी पोजीशन पर, जो हमारा मेन वाइंडिंग का एमएमएफ होगा वो कितना होगा? कितना होगा रिंकी? F1 cos थीटा। एक जनरल सा फॉर्मूला आ गया, थीटा का बस वैल्यू रखेंगे, मेन वाइंडिंग का एमएमएफ पता चल जाएगा कि भाई रोटर के इस पोजीशन पर थीटा इतना होगा, तो मेन वाइंडिंग का एमएमएफ इतना होगा। नहीं समझा ये बात है ना? तो यहाँ वैल्यू दिए आप, यहाँ पर F1 का वैल्यू रख दो, देखो कितना आ रहा। F1 का वैल्यू रखो, देखो मान लिए इसको साइन, देखो यहाँ पर FMW कितना है? F1 cos थीटा। F1 कितना है बाबू बोलो? F1 कितना है? F1 था हमारा NIM cos ओमेगा टी इंटू cos थीटा। एन इंटू आई एम को क्या कहेंगे? ए मेन वाइंडिंग के एमएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है, इसको मैक्सिमम लिख लो, एन इंटू आई एम, ठीक है। तो एफ एम डब्ल्यू जो आएगा हमारा, ये आएगा एफ मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो 2 cos A × cos B कितना आएगा बोलो? एफ एम डब्ल्यू जो आएगा ये हमारा आएगा एफ मैक्सिमम बाई 2 cos A × cos B होता है हमारा cos A - B प्लस cos A + B। यही आएगा ना? तो एफ एम डब्ल्यू हमारा कितना आएगा? एफ मैक्सिमम बाई 2 cos ω t - θ प्लस एफ मैक्सिमम बाई 2 cos ω t + θ। तो रोटर के किसी एक पोजीशन पर यानी थीटा पर एफ एम डब्ल्यू हमारा इतना मिलेगा, एफ एम डब्ल्यू इतना मिलेगा। यानी कितना कंपोनेंट मिल रहा है? किसी एंगल थीटा पर मेन वाइंडिंग के एमएमएफ का कितना कंपोनेंट है कंचन? 2 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 2 है। रोटर के किसी भी पोजीशन पर हमें हमेशा मेन वाइंडिंग के एमएमएफ का 2 कंपोनेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 कंपोनेंट मिलेगा, मिलेगा ना? लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसे लिख लेना, एफ एम डब्ल्यू जो आया ये आया हमारा एफ मैक्सिमम बाई 2 cos ω t - प्लस एफ मैक्सिमम बाई 2 cos ω t + θ। ठीक है पिंकी, बढ़िया, तो लिख लेना एट एनी इंस्टेंट या फिर एट एनी पोजीशन ऑफ एनी पोजीशन थीटा ऑफ रोटर मेन वाइंडिंग एमएमएफ have 2 component। मेन वाइंडिंग एमएमएफ का 2 कंपोनेंट आएगा रोटर के किसी भी एक पोजीशन पर। अब देखो ये जो कंपोनेंट आया एफ मैक्सिमम बाई 2 cos ω t - θ, ये क्या है? रोटेटिंग फील्ड है या फिर स्टेशनरी फील्ड होगा? कैसा फील्ड होगा ये जो एमएमएफ है एफ मैक्सिमम बाई 2 cos ω t - θ, ये कैसा फील्ड होगा? रोटेटिंग या स्टेशनरी? सारे लोग बताओ। क्या होगा? हिमांगी, संध्या, रिंकी, कंचन, साहिम, अभिषेक,
ये कैसा फील्ड है? हाँ, इंडक्शन मोटर में पढ़े हो ना, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा ही आया था ना। इस फील्ड को क्या कहते थे हम लोग? रोटेटिंग। तो ये एक रोटेटिंग फील्ड है। कौन सा रोटेटिंग फील्ड? फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड या बैकवर्ड? कौन सा रोटेटिंग फील्ड है ये? सब चुप हो गई। बैकवर्ड कौन बोला है? इन्हें कह रहा है backward। देखना, इंडक्शन मोटर में इसको प्रूव किए थे हम लोग, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। ये होता है फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड। ये फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ एफ से। फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड कितना स्पीड से रोटेट करता है? कितना स्पीड? ये भी हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में डेरिवेशन कराए थे। तो रोटेट बाय स्पीड एन एस। कितना स्पीड से रोटेट करता है? एन एस आरपीएम से। तो इसके करस्पॉन्डिंग स्लिप क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग स्लिप एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड स्लिप एस एफ। फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड की वजह से जो स्लिप आएगा, कितना आएगा? एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, एस एफ, फॉरवर्ड स्लिप। देखो, रजनी आई है, ये आती है आधे घंटे के बाद है। विनय ठीक है? तुम दोनों बोला करो, विनय कहने पर दोनों ऐसे कर दिया, ठीक है? तुम्हारा टॉपिक आ गया, गर्मी की वजह से निकाल दिए। चलो कोई बात नहीं। हो गया। कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा जहां पर लगा हो, तो हमारा फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड होता है। इसको हम लोग देखे हैं, कितना स्पीड से रोटेट करता है? एनएस आरपीएम से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड मतलब क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला फील्ड किधर रोटेट करता है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। ना, इधर रोटेट करता है क्लॉकवाइज। फॉरवर्ड मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है। अब एक दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पर, देखो। हाँ, क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। देखो, अब एक दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पर। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पर एफ मैक्सिमम बाई टू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी एक रोटेटिंग फील्ड है। रोटेटिंग फील्ड, लेकिन ये बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड है। ये बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। ये भी रोटेट करेगा, रोटेट बाय स्पीड
NS RPM in backward direction. In backward direction. In backward direction. इसके रिस्पेक्ट में स्लिप क्या होगा? स्लिप कितना आएगा इसके लिए? तो इसके लिए स्लिप एस भी मान लेते हैं, और बैकवर्ड स्लिप क्या होता है? 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप, यही होता है ना? बैकवर्ड स्लिप कितना? 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप। ये जानते हो कि नहीं जानते हो आप? देखो, ए रोटर है, ध्यान से देखिए, ए रोटर है, रोटर घूम रहा है इधर, लेकिन बैकवर्ड फील्ड का मतलब वो किधर घूमेगा? वो घूमेगा इधर, इसके अपोजिट में। ये है बैकवर्ड फील्ड, एफ बी बैकवर्ड फील्ड, रोटर के अपोजिट। और फॉरवर्ड फील्ड रोटर के सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर स्लिप लिखोगे आप, कितना लिखोगे? ये घूम रहा है एनएस स्पीड से, एन एस, तो एन एस माइनस एन आर। अब एन एस के रिस्पेक्ट में ए जो एन आर है, ये अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? माइनस हो गया, डिवाइडेड बाई एन एस। यहां पर ये जो स्लिप आएगा कितना आएगा? ये स्लिप आएगा एन एस प्लस एन आर बाई एन एस, यही आएगा, एन एस प्लस एन आर बाई एन एस। इसी को कहते हैं बैकवर्ड स्लिप। बैकवर्ड फील्ड देखो, बैकवर्ड फील्ड इधर घूमता है, रोटर के जस्ट अपोजिट एनएस स्पीड से। फॉरवर्ड फील्ड रोटर के डायरेक्शन में एनएस स्पीड से। ये बताए हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, कैसे नहीं बताएंगे? तो एनएस प्लस एनआर बाई एनएस, एनएस प्लस एनआर बाई एनएस को क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हो ना? देखो, इसको सॉल्व करोगे तो उतना ही आ जाएगा। देखो, इसको इतना लिखा जा सकता है। देखो, यहाँ पर एनएस एक ऐड कर दी, एक एनएस यहाँ पर ऐड कर दो, और एक एनएस यहाँ पर घटा दो, बात बराबर है, यही आएगा। ऊपर में एक एनएस जोड़ दिए, एक एनएस घटा दिए, तो ए वाला कितना हो गया? 2 NS। और यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? NS माइनस NR बाई NS। ठीक है, अब NS से डिवाइड कर दो, तो बैकवर्ड स्लिप कितना आएगा? NS से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर 2 बचेगा, माइनस NS माइनस NR बाई NS। ए NS बाई NR माइनस NS, NS माइनस NR बाई NS। फॉरवर्ड स्लिप था ना, तो बैकवर्ड स्लिप कितना होता है? 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप। यानी बैकवर्ड फील्ड को देख के अगर स्लिप बताया जाए तो 2 माइनस एस। ये बात समझ में आया? ये बैकवर्ड फील्ड है, बैकवर्ड फील्ड जो रोटर के अपोजिट मूव करे, फॉरवर्ड फील्ड जो रोटर के डायरेक्शन में मूव करे। तो स्लिप क्या होता है? एनएस माइनस एनआर बाई एनएस। अब एनएस के रिस्पेक्ट में ए एनआर ऑलरेडी माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस एनआर रख दिए। समझ में आया सबको? समझ में आया? पीयूष?
चलो देखो यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ बी से, बैकवर्ड फील्ड। ठीक है, बैकवर्ड फील्ड का स्लिप कितना, 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो स्क्रीन पर लिखे हैं हम, रोटेटिंग फील्ड बैकवर्ड रोटेटेड बाई स्पीड एन एस, ये अभी दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर तुम लोग दिखते रहते हो। ठीक है, मैं तुम ही लोगों को इधर से इधर घसकाते रहता हूँ ऐसे। कभी कभी लगता है कि तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं। तो क्या कहेंगे कि जो मेन वाइंडिंग का एमएमएफ आएगा हमारा किसी भी एक पोजीशन पर, वो क्या होगा? वो होगा हमारा फॉरवर्ड फील्ड प्लस बैकवर्ड फील्ड, फॉरवर्ड फील्ड प्लस बैकवर्ड फील्ड। अब देखो ध्यान दो यहाँ, जैसे ये मान लो कि कोई रोटर है, इसको इस तरह से भी दिखा देते हैं एक बार। किसी भी पोजीशन पर, जैसे ये हम लोग ले रहे हैं मेन वाइंडिंग का एमएमएफ, कि रोटर के किसी भी पोजीशन पर, ये रोटर है, मेन वाइंडिंग एमएमएफ का दो कंपोनेंट आएगा, दो कंपोनेंट। एक होगा फॉरवर्ड फील्ड जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर मूव करेगा बाय एनएस स्पीड, कितना आरपीएम से, बाय एनएस आरपीएम। और एक आएगा हमारे पास बैकवर्ड स्लिप, बैकवर्ड फील्ड एफ बी, ए भी कितना स्पीड से मूव करेगा इधर, एनएसआर। ठीक है, तो रोटर के किसी भी पोजीशन पर मेन वाइंडिंग एमएमएफ का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा फॉरवर्ड फील्ड और एक होगा हमारा बैकवर्ड फील्ड। ठीक है, तो एफ एफ का स्लिप कितना लिए है, इसका स्लिप एस एफ, एफ बी का कितना, एस बी, एस एस एफ कितना होता है, फॉरवर्ड स्लिप एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, और बैकवर्ड्स ना लिखेंगे, ये रोटर कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा है एन आर आरपीएम से। मान लो कि रोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है एन आर आरपीएम से, तो बैकवर्ड स्लिप एन एस प्लस एन आर बाई एन एस, यानी 2 माइनस एस एफ। इस तरह से यहाँ पर एजुम किए हैं हम, एजुम दैट rotor is moving, rotor is moving by nr rpm, by nr rpm by any means, मतलब किसी भी तरह से रोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में
एनआर आरपीएम से हम लोग घुमा दिए, तब ये स्लिप डिफाइन है। ये जो स्लिप कब आएगा, जब रोटर घूमेगा, यानी रोटर का जब स्पीड होगा, रोटर को किसी भी तरह से हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमा दिए हैं एनआर आरपीएम से, अभी के लिए। ठीक है, समझ गए कंचन? हाँ। अब थोड़ा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखो। फॉरवर्ड फील्ड की वजह से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसा आएगा, बैकवर्ड फील्ड की वजह से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसा आएगा। तो फॉरवर्ड फील्ड की वजह से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्मल टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जैसा इंडक्शन मोटर में आता है। तो यहां पर जो टॉर्क लगेगा हमारा रिजल्टेंट टॉर्क, तो क्या होगा, लेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फॉरवर्ड फील्ड। फॉरवर्ड फील्ड कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, टी है, एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय बैकवर्ड फील्ड। बैकवर्ड फील्ड रोटर पर कितना टॉर्क लगाएगा, टीबी। तो नेट टॉर्क बताइए कितना होगा, नेट टॉर्क कितना होगा हमारा, एफ माइनस टीबी। और रजनी एक बार पढ़ लो आगे, अब इसके आगे पीछे के दिखाएंगे। देखो, तो यहाँ पर नेट टॉर्क क्या आएगा बोलिए, यही आएगा ना, टी एफ माइनस टी, यानी फॉरवर्ड टॉर्क प्लस ऑफ माइनस बैकवर्ड टॉर्क। टोटल टॉर्क कितना आएगा, फॉरवर्ड टॉर्क प्लस बैकवर्ड टॉर्क। अगर हम लोग फॉरवर्ड टॉर्क को पॉजिटिव कहेंगे, तो बैकवर्ड टॉर्क को क्या कहेंगे बाबू बोलो, निगेटिव। नेट टॉर्क या फिर रिजल्टेंट टॉर्क। टॉर्क जीरो कैसे होगा, देखो, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाइए, फॉरवर्ड टॉर्क वर्सेस स्लिप, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आएगा।
फॉरवर्ड टॉर्क, फॉरवर्ड फील्ड वर्सेस स्लिप, इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक आएगा। यही आएगा ना, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड टॉर्क वर्सेस स्लिप, जैसा इंडक्शन मोटर में आता था। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा ही वाला फील्ड था ना, फॉरवर्ड फील्ड, एक कहीं फील्ड होता था फॉरवर्ड फील्ड। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का, समझ रहे हो कैसे ही केवल लिख रहे हो तुम लोग? पीयूष इंडक्शन मोटर वाले क्लास में थे? तुम तो बाद में आया था। और इनकी भी बाद में आई थी, हिमांगी शुरू से है। हिमांगी ये ऐसा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाए थे हम लोग। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब बैकवर्ड फील्ड के लिए कैसा आता है हिमांगी? ये हमारा फॉरवर्ड फील्ड वर्सेस स्लिप के बीच में ग्राफ है। ये वाला टॉर्क क्या होगा यहाँ पर? ये होगा स्टार्टिंग टॉर्क। बैकवर्ड फील्ड की वजह से कैसा आता था? हाँ बहुत बढ़िया। हिमांगी बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट है। देखो ये निगेटिव डायरेक्शन, ये क्या होगा हमारा? बैकवर्ड टॉर्क वर्सेस स्लिप। ये भी यहाँ पर स्टार्टिंग। ये हमारा रिजल्टेंट टॉर्क। ऋषभ तुम कहाँ था, कहाँ गायब हो जाते हो? तो तुम्हारा ही बढ़िया है, तुम कभी गायब हो जाते हो, कभी आ जाते हो, फिर बीच में भाग जाते हो। तुम मतलब घर के आदमी जैसे हो गए एकदम। यही वाला स्लाइड कह रहा था क्या ऋषभ? अब देखो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टाइम में फॉरवर्ड स्लिप कितना होगा एट स्टार्टिंग? अरे टेढ़ा क्यों लिखा? देखो ऐसे इसको आगे फॉर्मूला से भी प्रूफ कर देंगे, अभी के लिए समझो। एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग टाइम में रोटर का स्पीड हमारा क्या मिलता है? नियरली जीरो। तो फॉरवर्ड स्लिप कितना आएगा? फॉरवर्ड स्लिप SF1, बैकवर्ड स्लिप कितना आएगा?
2 माइनस एस एफ 1, यहाँ पर एस बी भी 1, यानी स्टार्टिंग टाइम में ये फॉरवर्ड स्लिप इक्वल होता है किसके, बैकवर्ड स्लिप के। इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड ये इक्वल होता है स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड। बात समझ में आया? स्टार्टिंग टाइम में फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप ये दोनों इक्वल होता है, इसीलिए स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड किसके इक्वल होता है, स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड। बात समझ में आया? तो स्टार्टिंग टाइम फॉरवर्ड फील्ड के वजह से जो टॉर्क आएगा रोटर वो हमारा इक्वल होता है बैकवर्ड फील्ड के टॉर्क के। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब रिजल्टेंट टॉर्क बताइए, इन दोनों टॉर्क को ऐड कर दो। ये जो दोनों टॉर्क मिला है हमारा, इस दोनों टॉर्क को आप ऐड करो, तो जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा वही हमारा रोटर पर लगेगा। कितना आएगा रिजल्टेंट टॉर्क? रिजल्टेंट टॉर्क कितना आएगा? दोनों टॉर्क का ऐड कीजिए। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम में जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ए वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। स्टार्टिंग टॉर्क फॉरवर्ड फील्ड के वजह से जितना आएगा उतना ही बैकवर्ड फील्ड के वजह से। ये दोनों स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा कंचन? इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा कंचन? इससे पूछे वही बताओ, तुम नहीं बताना है ना तो अपना वीडियो बंद कर लो। पूछने पर तुम लोग बोलते नहीं हो। क्या होगा रिंकी स्टार्टिंग टाइम ऐड करने पर? स्टार्टिंग टाइम में ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। बिल्कुल सही, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट टॉर्क बना सकते हैं। देखो रिजल्टेंट टॉर्क जो रोटर पर हमारा मिलेगा, फॉरवर्ड टॉर्क प्लस बैकवर्ड टॉर्क, बैकवर्ड टॉर्क माइनस है, फॉरवर्ड टॉर्क प्लस है। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग पॉइंट वाला 0 हो गया, ठीक है। अगर इस रीजन में हम लोग ऐड करें दोनों, अगर इस रीजन में हम लोग ऐड करें दोनों को, तो क्या मिलेगा हमें रिजल्टेंट टॉर्क? पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव मिलेगा। बहुत बढ़िया सारे लोग वेरी, क्योंकि इस रीजन में इस तरफ फॉरवर्ड टॉर्क बहुत ज्यादा हाई है और बैकवर्ड टॉर्क नेगेटिव में बहुत कम है। तो प्लस जब हाई है और माइनस हमारा कम है तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। यानी इधर अगर जोड़ा जाए तो इधर जोड़ने पर हमारा इस तरह से कुछ पॉजिटिव मिलेगा, ये मिलेगा पॉजिटिव। और अगर इधर जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? अगर इधर जोड़ा जाए तब निगेटिव आएगा ना। इधर देखो ये नेगेटिव वाला टॉर्क यानी नीचे वाला टॉर्क ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है।
जोड़ोगे तो माइनस आएगा, यानी कुछ इस तरह से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। ये हमारा रिजल्टेंट टॉर्क जो रोटर पर लगेगा वर्सेस स्लिप। अब बताओ आप लोग, इस टॉर्क से मोटर स्टार्ट होगा क्या? ये वाला टॉर्क मोटर पर लग रहा है, स्टार्ट होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा संध्या? क्यों नहीं होगा? लिखो, लिख के बताओ क्यों नहीं होगा विनय? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया यहाँ पर? ये स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया? जीरो हो गया ना। स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पर हमें जीरो मिल रहा। जब स्टार्टिंग टॉर्क ही जीरो है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग के बाद टॉर्क जीरो है क्या? तब जीरो नहीं है। यानी अगर मोटर को केवल एक बार धक्का देना है, एक बार रोटर को धक्का दे दो, फिर वो चलने लगेगा कि नहीं चलने लगेगा? चलने लगेगा। स्टार्टिंग के बाद देखो टॉर्क जीरो नहीं है, यानी स्टार्टिंग के बाद रोटर पर टॉर्क लगेगा, रोटर अपने आप घूमेगा। केवल रोटर जकड़ा हुआ है अब स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम। तो यहां पर लिखेंगे एज स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो and hence single phase induction motor is not self starting, is not self starting। क्या ये थोड़ा सा टाइम है, जब कुछ खा लो दादी से चाय मांगो। ठीक है, आप देखो ध्यान दो, अगर स्टार्टिंग टाइम में रोटर को हम लोग धक्का फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे दें तो किस डायरेक्शन में घूमते रहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ हमारे पास टॉर्क है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमते रहेगा। अगर स्टार्टिंग टाइम में ही रोटर को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में धक्का दे दें तो किधर घूमते रहेगा वो? किधर घूमते रहेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन में हमारे पास फाइनाइट टॉर्क है, कुछ फाइनाइट टॉर्क मिल रहा है दोनों डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव टॉर्क भी मिल रहा है और निगेटिव टॉर्क भी हमारा मिल रहा है। ठीक है, यानी जिधर रोटर को एक बार शुरू में घुमा दोगे उधर ही रोटर क्या होते रहेगा पीयूष? उधर ही घूमता रहेगा। बात सही है ना? तो यहां पर लिख लेंगे if rotor is made to rotate in any direction by any external means it will continue to rotate, it will continue
continuously लिख लेना, it will continuously rotate in that direction. अगर रोटर को हम लोग किसी भी एक डायरेक्शन में किसी भी तरह से अगर रोटेट करवा दे तो उसी डायरेक्शन में रोटर हमारा रोटेट करते रहेगा कंटिन्यूअसली। बिस्किट खाएगा क्यों नहीं खा रहे हो? ले लो, लो लो निकालो। ठीक है, अब रोटर को स्टार्ट कैसे किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए? अभी तक तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे थे रोटर को एक डायरेक्शन में घुमा दिए, कैसे घुमाएंगे भाई एक डायरेक्शन में? बार बार रोटर को पकड़ कर धक्का थोड़ी देंगे, बोलो नहीं दे सकते ना। तो क्या करेंगे, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो एक और अलग से वाइंडिंग लगाना पड़ता है। उस वाइंडिंग को कहते हैं एक्जुलरी वाइंडिंग। एक्जुलरी मतलब हेल्पिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम में एक और वाइंडिंग यूज करते हैं, एक्जुलरी वाइंडिंग। और एक्जुलरी वाइंडिंग जो होता है वो मेन वाइंडिंग के आइडेंटिकल होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? तो एक्जुलरी वाइंडिंग को हम लोग मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री एंगल पर रखते हैं और साथ साथ में उसमें जो करंट देते हैं एक्जुलरी वाइंडिंग वो मेन वाइंडिंग के करंट के 90 डिग्री एंगल पर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूं। हाँ बहुत बढ़िया रजनी, वेरी गुड। देखो लिख लो, टू सेल्फ स्टार्ट, टू सेल्फ स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए एन एक्जुलरी वाइंडिंग, एक्जुलरी वाइंडिंग uses, an auxiliary winding uses which is identical, which is identical to the main winding, to the main winding, main winding, but placed, but placed 90 degree, but placed 90 degree to the main winding, to the main winding, and excited by, and excited by same current, same current as main winding, as main winding with 90 degree phase difference.
लाओ खोल लेते, इधर लाओ। इतनी देर से तुम पकड़ के खोल रहे हो। अब खा के खत्म करते हैं। आ जाओगे ना? ये सब वार्निंग, एक जुड़ी वार्निंग, मेन वार्निंग सब कॉपर का बना होता है। मिने बड़ी हालत खराब है, पता नहीं जान, तो पहले हम एक एक साल, दो दो साल तक बीमार नहीं पड़ते थे। अब इधर जब से घर में रहने लगे ना, तब से हम बीमार पड़ने लगे। लोग कहते हैं घर में रहने पे तब ये ठीक रहता है। हम जब घर में रहते हैं, दुनिया की सारी प्रॉब्लम मेरे साथ रहता है। घर से बाहर जहाँ निकलते हैं, मस्त रहते हैं। पहले घूम घूम के पढ़ाते थे हम लोग पूरे इंडिया में, मस्त रहते थे। रजनी करे ये भी बीमार है, अभी सब बीमार पड़ रहा है। ये जो मौसम है ना, ये बहुत खतरनाक चल रहा है अभी। हाँ, देखो वही तो नहीं हो पाता, समझ गए? अपने से हो नहीं पाता। बीवी का जॉब है, वो बेचारी कितना करेगी, उसको बोलने पे और 10 बात सुनाती है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो हम भी तो कर रहे हैं। अब लोग आती है जॉब छोड़ दे, अपने ना 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 ना, एक काम मत करना, जॉब नहीं छोड़ना है, हमारी नौकरी का कोई गारंटी है आज कल नहीं। समझ गए? तो यही वाली बात है। चलो देखो, अब वो सुबह सुबह ही निकल जाती है। अब सुबह ही वो हाई स्कूल में टीचर है, अब सुबह चली गई। बड़ा दिक्कत है। सबसे बढ़िया नौकरी है टीचर का, गवर्नमेंट स्कूल, समझे? जाना है, सास ससुर ननद का दिन भर शिकायत बतिया के 5-6 घंटा चले जाना। और फ्री का पैसा है। ये लोग 2 साल कोरोना में ऐसा हुआ, 2-2.5 साल से, कि समझो को फ्री का पैसा मिल रहा था टीचरों को, एक दिन स्कूल चला नहीं। और जब कभी पढ़ाना पड़ गया ना, ये सबका हालत खराब हो जाता है। देखो, ध्यान दीजिए दो यहाँ पर आप लोग। ये है हमारा कोई मेन वाइंडिंग, ये है एक्सिस ऑफ वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग है। इसमें हम लोग कितना करंट दे दें? इसमें हम लोग सिंगल फेज सप्लाई से कितना करंट दे दिए? आई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इससे 90 डिग्री के एंगल पर, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर इस तरह से एक और वाइंडिंग लगा दिए। इस वाइंडिंग को हम लोग कहेंगे एक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, एक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें कितना करंट देंगे? तो जितना करंट मेन वाइंडिंग में दिए हैं इतना ही देंगे। ओनली क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो ए है एक्सिलरी वाइंडिंग, इसको ए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यहाँ पर बेचारा रोटर है ऐसे, ये रोटर, यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर रखा होता है, देखे हो ना? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर का वाइंडिंग। ठीक है, तो एक ज्वेलरी वाइंडिंग, ये है मेन वाइंडिंग। ये जो एक ज्वेलरी वाइंडिंग रखा हुआ है, ये 90 डिग्री एंगल पर रखा है मेन वाइंडिंग से। ठीक है,
ये कोई हमारा रेफरेंस पोजीशन है। इस रेफरेंस पोजीशन पर हमें यहाँ पर टोटल एमएमएफ देखना है किसी एक एंगल थीटा पर। पीयूष कह रहा है थर्मस। ठीक है पीयूष। नहीं बात तो देखो जायज कर रहे हो तुम लोग। हम भी बहुत 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 लापरवाह आदमी है। नहीं तो जो गर्म पानी पूरे साल पिए ना उसको कोई बीमारी नहीं हो सकता। हजारों बीमारियों का इलाज है गर्म पानी पूरे साल पीना। तुम लोग पीते हो? तुम लोग भी नहीं पीते होगे। बैचलर लाइफ में कहाँ संभल। संध्या कहते हैं एक्सरसाइज। ये काम तो नहीं हो सकता संध्या एक्सरसाइज वाला। इतना दिन जिंदा है उतना दिन बढ़िया से जी लिया जाए। शरीर को आराम दे दो ठीक है। शरीर भी खुश हो जाए कि भगवान बढ़िया आदमी के हाथ में दिया है हमको। जब तक जिंदा रहे तब तक आराम तो दिया। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेन वाइंडिंग का एमएमएफ कितना है? एमएमएफ ऑफ मेन वाइंडिंग, एमएमएफ ऑफ मेन वाइंडिंग F1 कितना का इक्वल है? एन आई एम इंटू कॉस ओमेगा टी। मेन वाइंडिंग का एमएमएफ देख लीजिए। यानी F1 कितना लिखेंगे? एफ एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब ये जो एक ज्वेलरी वाइंडिंग है ये आइडेंटिकल होता है मेन वाइंडिंग। यानी मेन वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न एन, एक ज्वेलरी वाइंडिंग का भी नंबर ऑफ टर्न एन। यहाँ पर तो देख लो एक ज्वेलरी वाइंडिंग का एमएमएफ कितना होगा? एमएमएफ ऑफ एक ज्वेलरी वाइंडिंग, एमएमएफ ऑफ एक ज्वेलरी वाइंडिंग, इसको ऐसे लिख लेंगे। F2 लिख लें। चलो F2 लिख देते। कितना होगा F2? एन इंटू एक करंट मल्टीप्लाई कर देंगे आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। कितना? हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी क्लास में क्लास क्लास। हो गया लिख लिया? मेन वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं कहते हैं, एक ज्वेलरी वाइंडिंग को कहते हैं। ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग तो हमेशा रहता है, हमेशा मोटर से कनेक्टेड रहेगा। ये जो एक ज्वेलरी वाइंडिंग लगा रहे हैं ना, इसका काम है बस मोटर को स्टार्ट कर देना और मोटर के स्टार्ट करके करा के इसको खत्म कर देते, इसको हटा देते। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो। ये ज्वेलरी वाइंडिंग का जो एमएमएफ है F2, एक ज्वेलरी वाइंडिंग का एमएमएफ F2 है। इसका कंपोनेंट एलोंग थीटा कितना होगा? एक ज्वेलरी वाइंडिंग का एमएमएफ F2 का कंपोनेंट एलोंग द थीटा कितना होगा बताइए तो। हाँ इसे रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। मेन वाइंडिंग इज रनिंग वाइंडिंग। बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पर आप लोग कंपोनेंट
of auxiliary winding mmf, auxiliary winding mmf a component along theta, कितना मिलेगा हम लोगों को along theta, बताइए। देखो इसको हम लोग लिखेंगे एफ ए डब्ल्यू से, जो थीटा के along मिलता है हमारा एक्सुलरी वाइंडिंग के एमएमएफ का कंपोनेंट, तो उसको एफ ए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिए। एफ ए डब्ल्यू कितना आएगा, ये तो F2 है, एक्सुलरी वाइंडिंग का एमएमएफ F2 along थीटा। देखो F2 से थीटा कितना एंगल है, cos 90 प्लस थीटा लिखेंगे ना, कितना लिखा जाएगा cos 90 प्लस थीटा। देख लीजिए साहिम, देखो ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल थीटा, टोटल यहां से एंगल कितना आया, ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा, तो इधर कितना आएगा एफ ए डब्ल्यू, F2 कितना एंगल बना रहा है यहां से टोटल 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा, यही आएगा ना। इस एक्सुलरी वाइंडिंग के एमएमएफ का कंपोनेंट एलोंग थीटा ले रहे हैं, कितना आएगा एलोंग थीटा, F2 cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब F2 का वैल्यू रख दो और फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एफ ए डब्ल्यू कितना आएगा, F2 कितना है बोलो, F2 है हमारा एफ एम cos ओमेगा टी प्लस 90 इंटू cos थीटा प्लस 90, यही है ना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, एफ एम बाई 2, 2 cos ओमेगा टी प्लस 90 इंटू cos थीटा प्लस 90, कितना आ गया बोलो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो ये इतना भी एफ एम बाई 2, 2 cos ओमेगा टी प्लस 90 साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस 90 साइन थीटा, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी होता है। इसका फॉर्मूला याद है, 2 साइन ए इंटू साइन cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, ये होता है 2 साइन ए इंटू साइन, इतना मिला। तो जो एफ ए डब्ल्यू आएगा हमारा, एफ ए डब्ल्यू कितना के इक्वल, चलो मैं आगे ही लिख दूंगा इसको, देखो यहाँ कितना आया एफ ए डब्ल्यू एलोंग थीटा, एफ ए डब्ल्यू एलोंग थीटा कितना है एफ ए डब्ल्यू, ये आया एफ एम बाई 2
कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस एफ एम बाई टू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये वाला देखो, ये तो हमारा फॉरवर्ड फील्ड है, और ये वाला क्या है, बैकवर्ड फील्ड एफ बी। तो एफ ए डब्ल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, एफ एफ माइनस एफ। ठीक है। तो देखो, एक ज्वेलरी वाइंडिंग का एमएमएफ जो आएगा एलोंग थीटा, इसका भी दो कंपोनेंट, फॉरवर्ड फील्ड माइनस बैकवर्ड। ठीक है। और मेन वाइंडिंग का फील्ड जब मेन वाइंडिंग के लिए थे, इसका भी दो कंपोनेंट आ रहा था। यहाँ पर देखिए, देखो ये मेन वाइंडिंग का एमएमएफ, यहाँ पर एफ एम डब्ल्यू आ रहा था। मेन वाइंडिंग का एमएमएफ का कंपोनेंट जब लिए थे लॉन्ग थीटा, तो एफ एम डब्ल्यू। एक ज्वेलरी वाइंडिंग का एमएमएफ का कंपोनेंट लॉन्ग थीटा, एफ ए डब्ल्यू। तो टोटल एमएमएफ कितना मिलेगा हमारा लॉन्ग थीटा, टोटल एमएमएफ लॉन्ग थीटा कितना मिलेगा, एफ एम डब्ल्यू प्लस एफ ए डब्ल्यू, यही आएगा ना टोटल एमएमएफ। विनय, विनय, देखो कहाँ उसका नजर है, कहीं वो टिकाए हुए है नजर पे। एक टक, हाँ अच्छा, उसका वो नेट का प्रॉब्लम है, वो स्टैटिक हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, हाँ एक्सलेंट कोचिंग में जितने लोग पढ़ाते हैं वो सब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, सब दोस्त हैं। ठीक है। एक्सलेंट में मैं भी पढ़ाया हूँ, बहुत दिन तक पढ़ाया हूँ, लेकिन उसके डायरेक्टर के साथ ही मेरा नहीं बना, झगड़ा लड़ाई अभी भी बहुत बार हो गया, छोड़ छाड़ दिए उसको। बहुत बहुत खत्म आदमी है सर। नहीं होता है कि जिस आदमी के बातों पर कोई भरोसा नहीं। रोज मेरे साथ वो लोग एग्रीमेंट साइन करते थे, रोज एग्रीमेंट। 2 दिन पे एग्रीमेंट साइन हो, तीसरे दिन भूल जाए कि क्या एग्रीमेंट था। ठीक है, हम छोड़ दिए, नहीं पढ़ा। चलो देखो यहाँ पर, और देखो था है क्या, बातों को हम लोग टीचरों की जिंदगी में बुरा दिन चल रहा है, इसीलिए हम लोग एक्सलेंट वगैरह में पढ़ाने गए थे। ठीक है। नहीं तो कौन जाता था एक्सलेंट में, हम लोग इलाहाबाद में पढ़ाए हैं बहुत, मैं इलाहाबाद में 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। वहां पर एक कोचिंग हुआ करता था आईफा, फिर गेट फोरम होता था, वहां पर हम लोग बहुत बैच को पढ़ाए हैं। सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। एमएनआईटी के कम से कम 300 400 लड़कों का बैच होता था गेट के लिए। और थोड़ा सा देखो, हम अब कुछ ठीक हुआ है,
नहीं तो हम डिप्लोमा के लड़कों को नहीं पढ़ा पाते। तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो? तुम लोग इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम लोग उन लड़कों में गिने चुने हो जिसको इंटरेस्ट भी है और जो पढ़ने में भी अच्छा है। लेकिन अब धीरे धीरे देखना, मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास देखा आप लोग कितना आराम आराम से पढ़ा, देखिए वही मांगी बेसिक इलेक्ट्रिकल का। इसमें ऑफलाइन, इसमें द इंजीनियर में नहीं, ऑफलाइन कहाँ पढ़ाए हैं? अभी ऑफलाइन नहीं पढ़ाए। हाँ कैसा पढ़ाए हैं रजनी? देखो तो आराम आराम से पढ़ा रहे थे कि नहीं? बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे थे ना? ना अभी नहीं पढ़ाए रजनी, अभी ऑफलाइन कहाँ पढ़ाए। देखो यहाँ ऐसा लिखो आप लोग, टोटल एमएमएफ एलोंग थीटा। टोटल एमएमएफ थीटा के एलोंग कितना आ जाएगा बोलिए तो? एक तो मेन वाइंडिंग वाला आएगा एफएमडब्ल्यू, और एक आएगा एक्सिलरी वाइंडिंग वाला एफएडब्ल्यू। नहीं पीयूष, यही आएगा ना? यही होगा। एक मेन वाइंडिंग वाला एमएमएफ आएगा थीटा के एलोंग, और एक आएगा हमारा एक्सिलरी वाइंडिंग वाला थीटा के एलोंग। एफएमडब्ल्यू कितना होगा? एफएमडब्ल्यू कितना होगा? एफएमडब्ल्यू होगा हमारा एफ एफ प्लस एफ बी के इक्वल, और एफ ए डब्ल्यू कितना होगा? एफ एफ माइनस एफ बी की। टाइम देखो, बात यह है कि लड़कों को कभी खुश नहीं रखा जा सकता। ये जो स्टूडेंट होते हैं ना, ये किसी के नहीं होते। हाँ लेकिन मेरा एक चीज मानना है कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसको एक प्रॉपर टाइम पर वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम पर खत्म होना चाहिए। हम लोग झेले हुए हैं इस चीज को आईआईटी की तैयारी में। एक टॉपिक को 6 महीना पढ़ा रहे हैं और बाकी टॉपिक खत्म, गायब हो गए, गोल हो गए। वो नहीं होना चाहिए। टोटल एमएमएफ एलोंग थीटा कितना देख लो, एफ बी कैंसल, कितना आएगा हमारा? 2 एफ एफ। कितना आएगा टोटल एमएमएफ एलोंग थीटा? कितना आएगा बाबू? 2 एफ एफ। 2 एफ एफ का मतलब 2 एफ एफ तो है FM/2 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। तो टोटल एमएमएफ एलोंग थीटा कितना आएगा? टोटल एमएमएफ एलोंग थीटा आ जाएगा 2 से 2 कैंसल, FM कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। यानी ओनली कौन सा फील्ड मिल रहा है रिजल्टेंट? अब ओनली कौन सा फील्ड मिल रहा है? फॉरवर्ड फील्ड। और इस फॉरवर्ड फील्ड के वजह से ओनली कौन सा टॉर्क लगेगा रोटर पर? अब केवल फॉरवर्ड टॉर्क लगेगा। अब केवल एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मोटर स्टार्ट होगा और किस डायरेक्शन में रन करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आया हिमांगी? बैकवर्ड फील्ड का नामो निशान हम लोग खत्म कर दिए। बैकवर्ड फील्ड हमारा खत्म हो गया। एक्सिलरी वाइंडिंग यूज करने से क्या हुआ कि रोटर के किसी भी पोजीशन पर, रोटर के किसी भी पोजीशन पर अब हमें केवल क्या मिलेगा? फॉरवर्ड फील्ड मिलेगा। केवल क्या मिलेगा? फॉरवर्ड फील्ड मिलेगा, जिसके वजह से हमेशा फॉरवर्ड टॉर्क लगेगा। ठीक है, और रोटर हमारा रोटेट करते रहेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग एक्सिलरी वाइंडिंग के हेल्प से
रोटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझा दे रहे। तो क्या हो गया? तो लिख लो यहाँ पर जैसे एक पॉइंट, now due to use of auxiliary winding we get only forward field, get only forward field at any position of rotor, at any position of rotor, due to which rotor experienced only unidirectional forward torque at any position, forward torque at any position. बात समझ में आया? कि रोटर पर हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड टॉर्क लगेगा, चाहे रोटर किसी भी पोजीशन पर। ठीक है, तो एक ज्वेलरी वाइंडिंग लगाने से ये हमारा काम हो गया। चलो यहाँ शुरू से एक बार और बता दें। देखो क्या किए अभिषेक, ये तो मेन वाइंडिंग था, इसके 90 डिग्री एंगल पर एक और वाइंडिंग लगा दिए, एक ज्वेलरी वाइंडिंग जो आइडेंटिकल है मेन वाइंडिंग, और जो एक ज्वेलरी वाइंडिंग में करंट देंगे वो मेन वाइंडिंग की तरह ही देंगे, बट दोनों के करंट में 90 डिग्री का डिफरेंस रखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ज्वेलरी वाइंडिंग में करंट की वजह से एक ज्वेलरी वाइंडिंग का एमएमएफ आ गया F2। अब इस एक ज्वेलरी वाइंडिंग के एमएमएफ का कंपोनेंट हम लोग ले लिए रोटर के किसी पोजीशन थीटा पर। रोटर का कोई एक पोजीशन है थीटा एंगल पर रेफरेंस है, यहाँ पर हम लोग एक ज्वेलरी वाइंडिंग के एमएमएफ का कंपोनेंट यानी एक ज्वेलरी वाइंडिंग का एमएमएफ F2 है, इस F2 का कंपोनेंट इधर ले लिए अलोंग थीटा, कितना मिला FAW। FAW कितना आएगा F2 cos थीटा प्लस 90। अब क्या किए, अब इसको सॉल्व कर लिए हम, इसको अब इसको सॉल्व कर लिए, एक ज्वेलरी वाइंडिंग का जो एमएमएफ मिला अलोंग थीटा, इसको सॉल्व करिए।
सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या देखे कि इसमें भी दो कंपोनेंट आ रहा है, एक फॉरवर्ड फील्ड आ रहा और एक आ रहा माइनस ऑफ बैकवर्ड फील्ड, यानी एक ज्वेलरी बाइंडिंग का कंपोनेंट जो आएगा अलोंग थीटा, रोटर के किसी भी पोजीशन थीटा पर, उसमें दो कंपोनेंट एफ एफ माइनस एफ बी। ठीक है, अब यहाँ पर वाइंडिंग कितना है हमारे पास, तो वाइंडिंग है दो, वाइंडिंग दो है, एक ज्वेलरी वाइंडिंग का कंपोनेंट अलोंग थीटा एफ ए डब्ल्यू, मेन वाइंडिंग का एमएमएफ का कंपोनेंट कितना अलोंग थीटा एफ एम डब्ल्यू। तो अलोंग थीटा टोटल एमएमएफ कितना मिलेगा, एफ एम डब्ल्यू प्लस एफ ए डब्ल्यू। एफ एम डब्ल्यू पहले निकाल लिए थे हम लोग शुरू में ही, एफ एफ प्लस एफ बी, देखो एफ एम डब्ल्यू प्लस एफ ए डब्ल्यू, ये टोटल एमएमएफ आएगा अलोंग थीटा। एफ एम डब्ल्यू कितना है, एफ एफ प्लस एफ बी है, एफ ए डब्ल्यू कितना है, एफ एफ माइनस एफ बी है, एफ बी कैंसल। तो थीटा के अलोंग जो टोटल एमएमएफ मिलेगा वो कुछ इतना मिलेगा, और ये एमएमएफ क्या है, cos ओमेगा टी माइनस थीटा है ना, यानी ये फॉरवर्ड फील्ड है, यानी अब केवल हमें फॉरवर्ड फील्ड मिलेगी, बैकवर्ड फील्ड नहीं मिलेगी, जिसके वजह से हमेशा फॉरवर्ड टॉर्क लगते रहेगा रोटर पर, और रोटर हमारा हमेशा रोटेट करते रहेगा। एक ज्वेलरी वाइंडिंग यूज करने से क्या हो गया, हमारा मोटर स्टार्ट हो गया और एक डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा वो चलते रहे। बात समझ में आ गया मांगे, बस इतना ही। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सर्किट डायग्राम देखो, देखो सर्किट डायग्राम वगैरह जो भी डिजाइन करते हैं ना, यहाँ पर एक ज्वेलरी वाइंडिंग को नहीं लेते, एक ज्वेलरी वाइंडिंग बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जस्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर के तरह ही बनता है, लेकिन ओनली अंतर क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वहां पर थ्री फेज सप्लाई देते हैं, यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई देंगे। वहां पर ओनली फॉरवर्ड फील्ड होता था, यहाँ पर फॉरवर्ड फील्ड भी होगा और क्या होगा, बैकवर्ड फील्ड भी होगा। समझ में आया, देखो यहाँ पर लिख लेना, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम लोग, रेफर टू स्टेटर। ऐसा बनेगा ये। देखो अब जो एयर गैप में फील्ड होगा हमारा, उसका दो कंपोनेंट होगा, एक फॉरवर्ड फील्ड और एक होगा बैकवर्ड फील्ड। दोनों की वजह से अलग अलग स्लिप आएगा, तो रोटर का अलग अलग सर्किट बनेगा। देखो
यहाँ पर ये है हमारा स्टेटर रेसिस्टेंस R1 और ये है स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस JX। जैसा इंडक्शन मोटर में था स्टेटर का, ठीक है। लेकिन अब रोटर देखो, रोटर पर रोटर का सर्किट क्या होगा, स्लिप अलग अलग है ना, फॉरवर्ड फील्ड के वजह से स्लिप अलग, बैकवर्ड फील्ड के वजह से स्लिप अलग। तो रोटर का जो सर्किट है उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे रोटर रेसिस्टेंस को कितना लिखते थे इंडक्शन मोटर में, R2 डैश लिखते थे ना। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, R2 डैश बाई 2 लिखेंगे। इसी तरह से लीकेज रिएक्टेंस को लिखते थे JX2 डैश, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये है JXM, यहाँ पर ये आएगा हमारा JX2 डैश बाई 2 रोटर लीकेज रिएक्टेंस। फॉरवर्ड फील्ड के लिए यानी फॉरवर्ड स्लिप के कोरस्पॉन्डिंग ये R2 डैश बाई S होता था, R2 डैश बाई 2S लिखेंगे, 2SF लिख लो ऐसे। फिर JXM ये हमारा JX2 डैश बाई 2 बैकवर्ड स्लिप के कोरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, R2 डैश बाई 2 और बैकवर्ड स्लिप कितना 2 माइनस SF इतना। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पर दो रोटर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक फॉरवर्ड स्लिप के लिए वैल्यू रखते हैं और एक बैकवर्ड स्लिप के लिए। अब सब कुछ दो दो कैलकुलेट होगा, फॉरवर्ड फील्ड के लिए बैकवर्ड फील्ड के लिए। हाँ हेमांगी बोलो, टाइप कर रही है हेमांगी, करो करो। XA होगा, XA क्या, XA क्या होता है, देखो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यही वाला सर्किट डायग्राम था। अच्छा JXM/2 पूछ रही हो क्या, हाँ JXM/2 यही कर रही थी क्या। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ये वाला सर्किट डायग्राम JXM, और यहाँ पर रोटर का सर्किट रखते थे JX2 डैश R2 डैश बाई S। ये सर्किट डायग्राम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। अब वहीं से सिंगल फेज का भी सर्किट डायग्राम बना लेंगे। ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर रोटर का दो सर्किट बनेगा, स्लिप दो अलग अलग आएगा ना, एक फॉरवर्ड स्लिप होगा और एक बैकवर्ड स्लिप। इसलिए इस पूरे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक फॉरवर्ड स्लिप के लिए और एक हमारा बैकवर्ड स्लिप के लिए। इंडक्शन मोटर में एक ही स्लिप होता था, फॉरवर्ड स्लिप, तो एक ही R2 डैश बाई S। लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड स्लिप भी है और बैकवर्ड स्लिप भी है, इसलिए सबको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट में डिवाइड कर दो इस पूरे रोटर सर्किट को।
तो दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ऐसे, लीकेज रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा x2 डैश बाई टू r2 डैश बाई टू। फॉरवर्ड स्लिप के कोरोस्पोंडिंग यहाँ पर लगा देंगे SF। बैकवर्ड स्लिप के कोरोस्पोंडिंग स्लिप कितना 2 माइनस SF। XM बाई 2 होगा हिमांगी, वो गलती से मैं लिख दिया था। ठीक है रुको, आज मैं सर को बोलता हूँ। ठीक है, आज बोलता हूँ मैं वीडियो अपलोड कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पर करंट है I1, यहाँ पर करंट है I1, ये स्टेटर करंट। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर ऐसा लिख रहा है तो लिख लो R1 एंड X1 क्या है, स्टेटर का रेसिस्टेंस, स्टेटर स्टेटर रेसिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस है। ये R2 डैश X2 डैश क्या है, ये रोटर का रेसिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस है। इसको समझिए आप लोग, कल एक तो फॉर्मूला यहाँ पर बताएंगे और फिर हम लोग शुरू कर देंगे टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब हम लोग को समझने वाला चीज नहीं रहेगा, अब केवल मैं PPT बना के लाऊंगा और तुम लोग को थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, आप लोग नोट करते हैं। ठीक है, बना हुआ है, PPT बना के वो रखे हुए हैं। अब केवल छोटा छोटा हमारा मोटर मिलेगा। डिजिटल बोर्ड पर देखो पढ़ाते, लेकिन कैमरा को इधर उधर करना पड़ता है जूम के लिए, बहुत सेटिंग करना पड़ता है जूम के लिए अलग से। अब फिर क्लास होगा तो दिन भर सेटिंग करते रहना पड़ेगा, और उसी में कहीं फिर से पिन इधर उधर हो गया तो लो 2-3 महीने और हम लोग को कूदना पड़ेगा। सर फरारी और डबल रिवॉल्विंग थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग हिमांगी। हाँ, ये अभी डबल रिवॉल्विंग फील्ड ही था, दो फील्ड बना ना, फॉरवर्ड फील्ड बैकवर्ड फील्ड, उसी को कहते हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। ठीक है, अरे फरारी क्या लिखी हो फरारी भी कुछ होता है क्या, हिमांगी को देखो टॉपिक याद रहती है, कोई टीचर टॉपिक नहीं छोड़ सकता, कोई चाहे छोड़ के भाग जाए, हिमांगी उनको भागने नहीं देगी। चलो, थ्योरी तो जितना जरूरी है उतना थ्योरी तो हम बता ही है, लिखवा दी है तुम लोग को। लेक्चर अपलोड करने के लिए बता देंगे। देखो बात ये है ना कि तुम लोग क्लास रेगुलर लगाए नहीं, ये सब अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़े हो तो ये सब में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
तुम लोग एक दिन आते हो 2 दिन गायब होते हो। जो सिंगल फेज में होता है मांगी सब बता दें। अब हम लोग मोटर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, तुम कहीं भी ढूंढ लोगे, इससे इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब इसके बाद हम लोग सीधे आएंगे मोटर पर, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, सैडेड पोल मोटर, ठीक है। ये सब हम लोग कल से पढ़ना शुरू, ठीक है। तो चलो, अब सब लोगों को थैंक यू। मिलते हैं शाम में। आज नेटवर्क का कुछ क्वेश्चन बनाना शुरू किया जाएगा, ठीक है अभिषेक, मैं पहचान जाऊंगा, ठीक है। ओके विनय, गुड मॉर्निंग। हैंग करने लगे। हाँ अभिषेक, मैं करवाता हूँ वीडियो आज अपलोड, अभी अभी उनको कॉल करता हूँ। ओके मांगी, अभी कराता हूँ।